सबको मिलजुल के इस दौर में जहाँ ड्रग्स का काफी अब्यूज है, अपने यूथ को एक अच्छी एक्टिविटीज में, फिजिकल पॉजिटिव एक्टिविटीज में एंगेज करना चैलेंज भी है, बट ये बहुत जरूरी भी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक बच्चे खेलों के मैदान तक नहीं आएंगे, और ये अकेले एक डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है, ये मोटिवेशन घरों से स्टार्ट होती है। वो इन द फॉर्म ऑफ योर पेरेंट्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ योर हस्बैंड हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ योर गुड फ्रेंड हो सकता है। तो वो एक अच्छा सजेशन उनकी तरफ से, एक फादर साहब की इंस्पिरेशन, एक खुद कुछ करने का जज्बा, आई थिंक ये मल्टीपल फैक्टर्स ने मुझे पुश किया। ओके, आई विल गो फॉर इट। मैं एक नया स्टेप था मेरे लिए, एक नया ड्रीम देखना था, तो आई वेंट अहेड। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कश्मीर की एक नौजवान और काबिल ऑफिसर से करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अनीसा नबी से। JKS ऑफिसर अनीसा नबी, इन्होंने अपनी खिदमत अलग अलग डिपार्टमेंट में दी है, देही रोजगार और टैक्स डिपार्टमेंट, और इस वक्त ये अपनी खिदमत खेलों के मैदान में दे रही है। दफ्तरी फाइलों के पीछे इनकी एक ज़ाती ज़िंदगी है, जिस पे हम आज इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीसा जी। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। आइए प्लीज, आइए प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे आपसे मिले, फाइनली टाइम इज अलाउड अस टू मीट यू। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो मेहमान नवाजी देख के लग रहा है कि अनीसा जी ऑफिसर कम और मेहमान नवाज आप बहुत अच्छी हैं। मेहमान नवाजी हमारे खून में है, वो घर ही बरकत उसमें होती है जहाँ मेहमान नवाजी अच्छी हो। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरी लोगों के कई शौक होते हैं, और ख़ास तौर पर ज़्यादातर कश्मीरी लोग लीडर बनना चाहते हैं, सियासत में अपना नाम बनाना चाहते हैं, और यहाँ अगर हम कश्मीरियों की बात करेंगे मुफ्त मशवरे देते रहते हैं। तो कभी जहन में आया था कि सियासत में आए? सियासत का तो ऐसे कभी ध्यान में नहीं आया, लेकिन हाँ, मशवरे देना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है आजकल एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, लाइफ कोच। लाइफ कोच मुझे लगता है आजकल की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम जो आजकल की ये जो मेहनत मुशक्क़त की ज़िंदगी है, काफ़ी लोग स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम से गुजरते हैं, और लोग अपनी प्रॉब्लम्स बहुत कम शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है आजकल के ज़माने में कोई ऐसी, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपको अच्छे मशवरे दे सके और आपको लाइफ में अपने स्ट्रेस के साथ डील करने में हेल्प कर सके, उसको हम लाइफ कोच बोलते हैं। आजकल न्यू टर्मिनोलॉजी है, तो शायद मैं वो बनना ज़रूर पसंद करती। 2012 में आपने JKS एग्जाम क्वालिफाई किया, तो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है आपका, उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे जहन में आया कि सिविल सर्विस ऑफिसर बनना है। जी। और जो ही ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो कितनी खुशी होगी? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आई हैव डन माय इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैंने मास्टर्स किए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मेरा ड्रीम सिविल सर्वेंट बनने से पहले कॉर्पोरेट में काम करने का था। मैं चाहती थी मैं किसी अच्छी सी फर्म में टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम करूं। अगर उससे पीछे जाएं, मतलब इंजीनियर बनने से पहले मेरा डॉक्टर बनने का सपना था, बट सम वॉट लाइफ को कुछ और मंजूर था। तो वो जो अंदर से सोसाइटी के लिए काम करना, सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना, वो शायद अंदर से एक फैक्टर था। बट कभी कभी लाइफ को कुछ और मंजूर होता है। डॉक्टर नहीं बन सके तो इंजीनियरिंग लाइन में चले गए, फिर मास्टर्स किया। अब कॉर्पोरेट में जाने के अलावा ये भी थॉट आया कि अपना बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं। सो मुझे लगता है हर स्टूडेंट या उस टाइम पे इन चीज़ों से गुजरता है। आपके सपने कुछ और होते हैं, फिर कभी आपके सपने बदलते भी हैं हालातों को देखकर, बट व्हाट केप्ट मी गोइंग इज कि मैं रुकी नहीं कहीं। मुझे था कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना और अपने पैरों पे खड़े रहना। मेरे फादर साहब सिविल सर्वेंट रिटायर हुए हैं, तो घर में बचपन से वो एक माहौल था, सिविल सर्विसेज का एक इंक्लिनेशन थी। लेकिन वो होता है ना कि जब नई जनरेशन होती है, बच्चे हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, बट बैक एंड पे आपके पेरेंट्स का एक एक प्रभाव, एक इंस्पिरेशन जरूर रहती है। तो समहाउ आफ्टर माय मास्टर्स मैंने एक फर्म में भी जॉब की, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ। बट
घर के कुछ हालातों की वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी. आई बिकेम अ मदर एंड आई हैड टू लीव द जॉब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सर्टन सपोर्ट. तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. सो जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, आई वाज ऑलरेडी अ मदर ऑफ 8 months ओल्ड बेबी. तो मेरे लिए कोई आसान जर्नी नहीं थी, बहुत मुश्किल डिसीजन भी था. तो सबसे पहले मुश्किल तो ये डिसीजन लेना ही था कि एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जो कॉम्पिटिटिव है और मेरा स्टेज थोड़ा टफ है, क्योंकि पढ़ाई के लिए जब आप एक मदर होती हैं, आप पे जिम्मेदारी होती है, तो फिर पढ़ाई की तरफ जाना एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है. बट समहाउ आई ट्राइड. मैंने कोशिश की, अपने बच्चे को अपनी वीकनेस नहीं अपनी स्ट्रेंथ बनाकर उसको उसकी परवरिश के साथ साथ पढ़ाई को भी ध्यान दिया. एंड 2012 में आई क्रैक्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह विद द 3rd रैंक इन द स्टेट. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, मेरे को एक पॉज लेके स्टार्ट करना पड़ा. एज आई सेड, मैंने एक जॉब छोड़ी और मुझे नए से ड्रीम करना पड़ा कि मुझे एक ऐसे एग्जाम के लिए जाना है जो एक बहुत चैलेंजिंग है. बहुत ही इस एग्जाम के लिए जाना, इट्स नॉट दैट इजी टू क्वालिफाई की बहुत मेहनत करनी है आपको, बहुत डेडिकेशन देनी है. और जब आपके हालात थोड़े चैलेंजिंग है तो वो एक बहुत ही टफ टाइम रहता है. सो इसको क्वालिफाई करना वाज सीरियसली अ बिग अचीवमेंट. एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट रहा है. उसके अलावा जब आपने कहा कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो शादी भी हो चुकी थी, आपका एक बच्चा था. जी. तो किस चीज ने मोटिवेट किया? काफी ज्यादा ये इम्पॉसिबल लग रहा है इससे, जब हम कहानी सुनते हैं या अगर इस वक्त जो एस्पिरेंट्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए, उनके पास कई एक्सक्यूज होते हैं. हाँ. लेकिन किस बात ने आपको मोटिवेट किया? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, अंदर से एक विल पावर होना जरूरी है. आप अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप ना कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं. अगर आपकी एक ऑप्शन चला जाता है, आप दूसरा ढूंढते हैं. तो वो जो एक बेसिक चीज थी कि कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़े रहना है, सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना है, उस चीज ने ना मुझे इवन आफ्टर बिकमिंग मदर रोका नहीं. दूसरा एक था कि मेरे हस्बैंड की तरफ से भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन थी. ही इज ऑल्सो वन पर्सन, क्योंकि आपके लाइफ में, मैंने एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कि आपकी जिंदगी में अगर आपका पास वो सपोर्ट होता है, वो एक पुश होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ योर पेरेंट्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ योर हस्बैंड हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ योर गुड फ्रेंड हो सकता है. तो वो एक अच्छा सजेशन उनकी तरफ से, एक फादर साहब की इंस्पिरेशन, एक खुद कुछ करने का जज्बा, आई थिंक ये मल्टीपल फैक्टर्स ने मुझे एक पुश किया. ओके, आई विल गो फॉर इट. मैं एक नया स्टेप था मेरे लिए, एक नया ड्रीम देखना था, तो आई वेंट अहेड विद. तो एजुकेशन बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस तरह से आपने कहा, यहाँ सिविल सर्विस में जरूरत आई कहीं पे? नहीं, मुझे एक नए सब्जेक्ट्स चूज करने पड़े, क्योंकि इंजीनियरिंग एक बहुत टीडियस सब्जेक्ट हो जाता है पढ़ने में. आपका एक स्ट्रीम था, मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, तो आई डिडंट प्रेफर टू चूज इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन. मुझे नए सब्जेक्ट्स चूज करने पड़े. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सब्जेक्ट जो मैंने चूज किया स्टार्टिंग में फॉर माई प्रीलिम्स, एंड मेंस के लिए आई कंबाइंड इट विद एंथ्रोपोलॉजी. मेरे लिए नए सब्जेक्ट्स थे, नए सिले से तैयारी करनी थी, तो एक न्यू बिगिनिंग थी. इट वाज आई मीन एक टफ डिसीजन, बट अल्टीमेटली आई थिंक आई कुड गो थ्रू इट. जी. तो कई ऐसे दोस्त भी जिंदगी में मिले हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से था, लेकिन एट द एंड मैंने उनको अलग डिपार्टमेंट में देखा. ऐसा क्यों? जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होता है, लेकिन फ्यूचर में हम कहीं और उनको देखते हैं. ऐसे मुझे लगता है इंजीनियर्स को जो आप आर्किटेक्ट ऑफ नेशन कहते हैं, इंजीनियरिंग जो करता है ना, मुझे लगता है वो आगे कुछ भी कर सकता है. इंजीनियरिंग पढ़ना, 40 पेपर्स इन द पीरियड ऑफ 4 years आप क्वालिफाई करते हैं. आप ऑलरेडी टफ इनफ, और मुझे लगता है आप ऑलरेडी एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको आती है कहीं भी एडजस्ट करने की. और भी बहुत कारण है, लाइक अगर आपके पास, आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और आपको लगता है मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, तो तब भी लोग, दैट इज ऑल्सो द रीजन वन स्विचेस. अब मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने IT में की थी और आई क्वालिफाइड माई इंजीनियरिंग इन 2007. तो मुझे नहीं लगता है उस जमाने में IT में कोई ऐसा गवर्नमेंट पोस्ट्स निकलती थी. तो मेरे पास प्राइवेट फील्ड में जाने का ऑप्शन था, और आई डोंट थिंक IT फर्म्स इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश थी. J&K की बात करें तो मेरे पास भी ऑप्शन था बाहर जाने का. एंड देन दैट्स व्हाई आई डिड MBA, बिकॉज आई वांटेड कि अगर मैं कॉर्पोरेट में भी जाऊं, मैनेजरियल पोस्ट पे जाऊं. सो ये भी एक कारण हो सकता है, पीपल स्विच. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और मैंने ये भी ज्यादा नोटिस किया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ज्यादा दे ऑप्ट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम. So this is because to get a better job opportunities. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है अब तक. तो मुश्किल क्या था? टैक्स डिपार्टमेंट में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी, लोगों को बताना कि नहीं टैक्स दे दीजिए, आप उनसे टैक्स वसूल करना,
या इस वक्त आप स्पोर्ट्स में हैं, बच्चों को खेलों के मैदानों की तरफ रुख करवाना मुश्किल क्या था? मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में अपने चैलेंजेस होते हैं। टैक्सेशन वाज टोटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। आपको उसमें थोड़ा मतलब लॉ इन्फोर्स करना है, थोड़ा लॉ इज द सुप्रीम इन दैट, एंड आसान नहीं है। मतलब टैक्सेशन, लोगों को अवेयर करना, टैक्स देना कितना इम्पोर्टेंट है, फिर उनको कन्विंस करना कि ये देना ज़रूरी है, इसके अलावा कोई एस्केप नहीं है। तो जब आप एक लॉ इन्फोर्सिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। डेफिनेटली इट्स नॉट इजी, बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं जब टैक्सेशन में गई तो जीएसटी एक नया लॉ आया था, तो उस नए लॉ को वो सारा फेज देखना, वैट से जीएसटी में चेंज होना, लोगों को उसके लिए अवेयर करना, फिर उसमें इन्फोर्स करना, मतलब इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड फाइनली आई बिलीव जो हमारे लोग हैं, अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप लेते हैं लोगों को अवेयर करने का, तो लोग भी समझते हैं एंड देन दे कोऑपरेट। तो चैलेंजेस अपनी जगह होते हैं, बट सिटीजन्स की कोऑपरेशन भी काफ़ी मिली हमें। अब अगर खेल के मैदान की बात करें तो इसके अपने चैलेंजेस है। लोगों को आजकल के यूथ को ये अवेयर करना कि खेल जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक बच्चे खेलों के मैदान तक नहीं आएंगे, और ये अकेले एक डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है, ये मोटिवेशन घरों से स्टार्ट होती है। हमारे को बच्चों को खेलों की तरफ लाने के लिए पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उनके इदारों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उनके टीचर्स का। सबको मिलजुल के इस दौर में जहाँ ड्रग्स का काफ़ी अब्यूज़ है, अपने यूथ को एक अच्छी एक्टिविटीज़ में, फिजिकल पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चैलेंज भी है, बट ये बहुत ज़रूरी भी है, और हम कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने मंशियात की बात की, और इस वक्त अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो नौजवान, वो मैं ये समझता हूँ कि ना के बराबर अभी मैदानों की तरफ जा रहे हैं। तो इस सब पे अगर हम बात करेंगे तो खासतौर पर आप खुद एथलीट है और फिट इंडिया एम्बेसडर भी है, तो कितनी खुशी होती है जब आप यहाँ पे देखते हो वो बच्चे जिन्होंने अलग अलग शोबों में अपना नाम बनाया, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, जो बच्चे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें कितनी खुशी होती है? नहीं, मैं इस बात से डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मैं काफी चेंज देख रही हूँ। आजकल के बच्चे, मुझे लगता है पहले टाइम से बहुत ज्यादा आ रहे हैं खेलों के मैदान। अभी आप देखो, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, यूथ हमारा एक्साइटेड है, बट हमें कहाँ काम करने की जरूरत है? ग्रास रूट लेवल पे। मतलब बच्चों को बचपन से ही स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की इम्पोर्टेंस बताना, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चों को बोलूं कि नहीं, पढ़ाई ही जरूरी है, और आप सारा वक्त पढ़ाई को दें और खेल को नहीं दें, तो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं वो प्रेशर आता है, नहीं मुझे एक्सेल पढ़ाई में करना है, स्पोर्ट्स मेरे लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर है। जिस दिन बच्चे को माँ बाप का सपोर्ट रहेगा, नहीं बेटा आप स्पोर्ट्स भी उतना ही जरूरी है, इफ नॉट टू गेट मेडल्स, इफ नॉट टू गेट अचीवमेंट्स, बट अपनी फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए, तो बच्चा उसको भी टाइम देगा। सो ये चीज हमारी अपब्रिंगिंग का भी हिस्सा बननी चाहिए। फिर स्कूल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इक्वल इंपॉर्टेंस दी चाहिए एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को। फिर उसके बाद जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है इन टर्म्स ऑफ जो भी इंफ्रा है, स्टेडियाज है, कॉम्पिटिशंस हम करा रहे हैं, तभी जाके बच्चे आगे आते हैं, जब उनको घर, फैमिली, सबका सपोर्ट हो। तो दैट इज हाउ दे विल एक्सेल इन स्पोर्ट्स। तो निशा नबी अगर आज ब्यूरोक्रेट ना होती तो फिर कहाँ पे? मुझे लगता है फिर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होती। आई एम अ स्पोर्ट्स लवर। मेरा 2019 से इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ा, और मैंने रनिंग से स्टार्ट किया, फिर मैं फिट इंडिया मिशन से जुड़ी, और मेरा स्पोर्ट्स के तहत प्यार इतना बढ़ चुका है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इतनी अवेयरनेस या इतना प्यार बचपन से स्पोर्ट्स से होता, तो शायद मैं भी आज एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन होती। तो स्पोर्ट्स के साथ आप खुद वाबस्ता है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप, जो अलग अलग शोबों में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जिन्हें आप, अगर हम खास तौर पर रिमोट एरियाज में वो बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग इवेंट्स के लिए, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं रिमोट एरियाज के बच्चों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो भी नियर बाय अवेलेबल फैसिलिटी है उसको यूज़ करें, जाएं, खेलें, अपने स्कूलों में खेलें, आप के पास जो भी ग्राउंड नियरेस्ट अवेलेबल है वहाँ खेलें,
पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़ें, गलत चीज़ों से दूर रहें और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं। जितनी आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है उतना आपके लिए खेलना कूदना ज़रूरी है। आप बेसिक स्पोर्ट खेलें। आप मतलब मैं कहती हूँ हमने बचपन में स्टपू खेला है, या कुछ बच्चे हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, कोई कबड्डी खेलना पसंद करता है, कोई सिंपली अगर आपको वॉक करना पसंद है, रनिंग करना पसंद है, कुछ भी बेसिक एक्टिविटी करें। अपने आप को रोज आधा घंटा एंगेज करें किसी फिजिकल एक्टिविटी में। मुझे तो ऐसा लगता है स्कूलों में असेंबली के बाद पहला आधा घंटा गेम्स पीरियड होना चाहिए और उसके बाद क्लासरूम्स में जाना चाहिए हमें। तो बच्चों को रिमोट एरियाज में भी आज फैसिलिटीज बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने स्कूल का प्लेग्राउंड, अगर हम उसको भी बच्चे यूज करें, वहां खेलें कूदे, तो उनका बचपन से ही एक बेंट ऑफ माइंड बनेगा खेल कूद की तरफ। तभी वो आगे जाके इसको अपना एज अ करियर अपॉर्चुनिटी भी चूज कर सकते हैं। एज मैं अपने बेटे की बात करूं, ही इज अ फुटबॉल लवर, तो वो तो अभी बचपन, क्योंकि घर से स्पोर्ट है, तो अब मेरा हमेशा ये रहा है एज अ पेरेंट कि नहीं, स्पोर्ट्स इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज। मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को कोई ना कोई गेम से प्यार करना चाहिए और उसको रोजमर्रा की जिंदगी में खेलना चाहिए टू डेवलप एज अ हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, मेंटली एंड फिजिकली फिट इंडिविजुअल। फिर वो बच्चा किसी भी करियर में अच्छा ग्रो कर सकता है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन का एटीट्यूड देखें और एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन का, अक्सर आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स और गेम से जुड़ा होता है ना, उसकी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, उसका एक अलग लाइफस्टाइल होता है। वो अपनी नींद का भी ध्यान रखता है, वो अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखता है, तो इसका मतलब है उसका लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है। और जो लोग स्पोर्ट्स या फिटनेस से दूर होते हैं उनके आदत डिफरेंट होते हैं। उनके लिए जल्दी उठना जरूरी नहीं है, जल्दी सोना जरूरी नहीं है, स्क्रीन्स के साथ एडिक्शन है, नेटफ्लिक्स है, डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। तो एक बेसिक चीज स्पोर्ट्स जो सिखाती है वो डिसिप्लिन है। तो मुझे ऐसा लगता है उससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो आप अगर ये बेसिक रीजन के लिए भी कोई गेम खेलते हैं, फिटनेस कुछ भी चूज करें, तो आप तो वैसे भी किसी फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हैं। अभी शिफ्ट कश्मीर में है ऑलमोस्ट 3-4 सालों से। जो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, क्रिकेट फुटबॉल के हजारों में मैदान में आते हैं, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी महसूस होती है। अपने यूथ को पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज होना, उसको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है जब पार्टिसिपेट भी करते हैं, या अगर आप सिर्फ देखने जा रहे हैं। मतलब एक यूथ का स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्पेक्टेटर होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो कुदरती है, आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप शौकीन हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं देखकर भी पॉजिटिवली एंगेज कर रहे हैं। तो हर एंगल से आपको स्पोर्ट्स, चाहे खेल के, चाहे देख के, चाहे सपोर्ट करके, आप एक पॉजिटिविटी, एक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। निशा जी, शुक्रिया आवाज वॉइस के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। I will open a small shop like only idli and dosa for our people. I opened only like 10 into 12 I guess. The small shop I opened in Rajbagh. Hello everyone, my name is Yasmin Khan and you are watching Awaz the Voice. In today's interview, we have been joined by somebody who is an entrepreneur, a traveler. We have with us Sindhu. Thank you so much, Sindhu, for sparing your time for this interview. There's a lot we can talk about, but I would really appreciate if we can begin with your traveling journey. Like, you're a solo traveler. Why did you start traveling and when exactly did you start? Actually, I started my travel after Corona, because Corona whole time we were inside. Yeah. So I never been alone anywhere. Actually, I'm so much afraid of everything. So I started my solo travel on 2020 December. Okay. First I planned with a friend, suddenly they cancelled the trip and all. Then I thought, okay, I will go, at least I will go 2-3 days. So I started my travel from Kerala. Okay. Then Kerala, Karnataka, Maharashtra, like this I started. So I done my first solo travel in 100 days. I explored 12 states actually, solo backpacking. And finally I came to Kashmir. I finished my 100 days travel. Okay. So Kashmir was the final stop. Yeah, exactly. Okay. Coming to your entrepreneurship journey, you have brought South Indian Delight to Kashmir. What was the idea behind it? So the thing is, it started from my travel actually. So I have traveled to 24 states in India. Okay. Of course, like as a woman, I faced a lot of negative and positive things in whole states. So, but I didn't have plan to visit Kashmir actually, because I'm little bit afraid because of the social media.
So when I come, I was little afraid, like what we have to do here. Is that okay to safe alone, something like that? But really, like, even I don't know Hindi actually. Yeah. I speak only Tamil and English. So when I come here, I said people like, sorry, I don't know language. They literally smiling and say like, oh, it's okay. South Indian people don't speak. I know. Don't worry. That I never faced this kind of gesture anywhere in the other state. So here in Kashmir, the people accepting who I am actually. So after I started living here for a few days, and I'm going for solo camping, solo trekking. It's a very safe place for me, seriously. Then I have done almost lot of treks in Kashmir. I done solo camping, but of course for lifetime we need money. True. So I started guiding people who were coming to south to Kashmir. So I used to tell them like, I am living alone here and it is safe, please visit Kashmir. I started promoting Kashmir in YouTube channel. I have a YouTube channel. Okay. So slowly the South Indian people, especially from Tamil Nadu, people started coming. Even from my village, no single women coming outside, seriously. But now almost in my village, 70% of people I took from my village to Kashmir. Okay. So they are surprising. They are telling the people are so good, so friendly and very comfortable. So after that, slowly I'm taking, started doing package. I registered my travel company. I'm running my travel company. After 1 year, I just found one issue because my people, our food is something different, oil, everything is different, and weather different. So suddenly when they are coming from south to north, suddenly they are getting sick. So in second day, first day, they can't able to enjoy properly. Yeah. So in that case, I was thinking, okay, we'll open a small shop like only idli and dosa for our people. I opened only like 10 into 12, I guess. The small shop I opened in Rajbagh. Okay. Actually, surprisingly, like 90% percentage of my customers are Kashmiris. I don't know, Kashmiris love this much love dosa, idli, everything. So I was so much surprised, and people are coming, you need a big space, madam. This is not enough for us. We want to explore more food because Kashmiris are very good in exploring food. Yeah, it's true. So after that, I closed the small one. Then I opened big one in Khayyam. Okay. And still we have more customers. They can't able to Khayyam from Rajbagh, Jawahar Nagar. So that's why I opened my second outlet in Jawahar Nagar. Okay. So like this only it started. So what's the speciality of your restaurant? In my restaurant, mostly you can try, must try items are butter masala dosa, podi dosa. Yeah. Masala dosa usually everyone take. Yeah. And Malabar parota, because Kashmiri love Malabar parota, and of course they love non-veg. So we have chicken. In South Indian cuisine, we have chicken, mutton, and these things and all. And sometimes we are trying fish also. Okay. Have you ever tried Vazwan or your family or friends, and how did they react to it? Yeah, of course. Every week I try. Every week I eat. Even yesterday also I drink the yakni just like that. Okay. Because I love Vazwan. Because in my native we eat non-veg more. Here when I tried first time, I feel like this dish is something different because I'm basically from village, not from city. Okay. My choices are very limited. I don't try new food and all. But when my friends here, Kashmiri friends, they are bringing from their home some yakni and gosta, but this all thing I love to eat. Over going marriage, I will tell them, please bring for me something. Okay, really nice. Okay, we like not just perception, but everyone believes that South Indians are very intellectual, highly educated, good people, and they actually believe in diversity. Like you celebrate Eid, you celebrate Onam with same zeal. Did you find that element in Kashmir also? Yeah, of course. Actually, here I'm living alone 4 years. Still, I feel very safe and comfortable. People are treating me huge respect actually. And whenever they have festival or something like that, they are sometimes in my friend's place. They are buying clothes for me. They are telling, come home, celebrate with us. That I feel like this is my second home. That is why I'm here very comfortable. Okay, like you said that you have a travel company also. Like we had an attack in Pahalgam, so did it impact your work also? Because there's a lot of narrative building on TV also. So like what's the takeaway of people who come through your agency to Kashmir? Yeah, actually last April month it happened, right?
of course, like for me also almost 30 plus groups cancelled. But still some families, I told them, come, I'm still not going back to my home. That time also I was living here. Still I'm living here. I'm not going back because of these things and all. Maybe there is some any issue, I don't know about those things completely, but still as my personal experience, it is good. So I used to tell some families, come, I'm here still, I'm coming with you 5 days 6 days, don't worry. You know, like in April month attack happened. May month I had a group. I had a 2 family group. They are coming like big family, like 12-13 people. They gave very good reviews and they said it's a very good place. Why suddenly these things and all? So it is okay. Okay, so South Indians mostly are not exposure to that nonsense that's happening on national television. So what's their perception of Kashmir? As a South Indian, because before I started 2020, no, that time, of course, I am also afraid to come here because what we are seeing in our TV, we are sitting in our home, we are seeing only the television and social media and all, they are showing something different. So of course, we cannot come here, we don't have that much guts to come and check what is it here, what is happening, exactly what is inside everything. So of course, every single person whoever coming Kashmir first time, they feel the same. But in the second time, second day, third day, they feel comfortable. You know, my guest, they will tell me, you should come with us 5 days. Then only we will be safe. I go with them 1 day. Second day, they say, no problem. We will go. Driver is like our friend. It's okay. We will go. They go with my driver home. They just have chai with them. So they are getting good experience and. Yeah, first time whoever coming here, of course they have fear because of the television, these things and all. But to be frank, whenever the people going back after tour, they are telling 100% positive response. Even I'm getting tour 90% of my tour by reference. Whoever coming already, just cancel other place, go to Kashmir. It's very good place and very good people. Yeah. Okay. So coming back to your traveling journey, it actually inspired me a lot. I just wanted to know, like, have you ever gone through male gaze element? I mean, like, there are men who actually gaze at you, stare at you. There's a women traveling alone, like you said, you have been to 25 states. So have you ever experienced such incidents? In Kashmir or outside? No, like across the country. Yeah, of course, everywhere. Everywhere people are there. Actually, the thing is, everywhere problem. As a woman, we face everywhere problem. But one thing we have to learn how to handle the situation, how to deal with the people. This thing, if we learn, every place is okay. It's not like this place is good, this place is wrong, not like that. Every place I got a 90% very good experience. But 10% of course the idiots are everywhere. We cannot change. Okay, so what's that one place that you would not recommend to females and that one place that you would recommend to all females out there? It's not like that. Maybe because every place I'm going for only 10 days, 20 days. I cannot say just like that in 20 days experience the place is not good. But Kashmir, I'm living 4 years. So I can say Kashmir is best place you can visit. Okay. I just wanted to know, are you happy? Are you proud of your achievements? And also, where do you see yourself in next 5 years? Yeah. Actually, my father dream place is Kashmir. Actually, my father passed away. So before my father passed away, my father always telling me, I want to see the snow one time. I want to go Kashmir one time. I have a friend there, but he had never been here. Even I don't have plan to come here making business and all. Everything is God's plan only. So still, like next to 5 years, because right now in the short period, I got a very good response, very good respect from Kashmir people. People are really like celebrating me, and they are giving how to say, it's make me so much comfortable. It's okay, you are not like outsider, you are our people only, come like this. So maybe next 5 years we'll see God's plan only, everything. I think we'll see more restaurants in Kashmir. Of course we'll do. Okay. You're actually living your father's dream wherever he would be. We're really proud of you. This was really an insightful conversation. Thank you so much for spending your time. Thank you so much. बुल्ले शाह एक जगह अपने एक कलाम में लिखते हैं, कंजरी बनिया सड़ी इज्जत न घट दी, सानू नच के यार मनावन दे। उनका पीर थे इनायत शाह साहब, वो रूठ गए थे, तो उन्होंने फिर ये कलाम लिखा कि मैं नाचने वाला बनूंगा।
मैं नाच नाच के अपने पीर को मनाऊंगा। थोड़ी सी इन डेप्थ रिसर्च और डेप्थ में जाके पढ़िए, लिख कौन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या पढ़ रहे हैं, वो लिख कौन रहा है और किस लिए लिखा जा रहा है, बहुत जरूरी। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। इनका नाम बदरुल निसा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबाई अंग्रेजी में स्कॉलर है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में इन्होंने एक खास नाम बनाया है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है ये बदरुल निसा हमें बताएगी, और ख़ास तौर पर जो सूफ़ी ज़िंदगी है इस पे इन्होंने एक खास रिसर्च की है। हम कोशिश करेंगे बदरुल निसा से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम बदरुल निसा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैम है? आप ठीक है? Please. घर पे थैंक यू वेरी मच। Thank you. बाकी आप ठीक है? शुक्र अल्लाह तो का। जैसे मैंने आपको बताया कि बदरुल निसा ऐसा जी। लगता है कि खास नाम है। अगर मेरी बात करेंगे तो मेरा नाम दानिश है, तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे नाम के बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, जी। ऐसा लगता है स्पेशल नाम है, तो जी। मतलब बता दीजिए। कश्मीर में तो मुझे नहीं लगता मैंने किसी और का नाम बदरुल निसा सुना है। सैम मैंने भी जी। तो असल में इस नाम के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। तो मैं एक्चुअली दिल्ली में पैदा हुई हूँ और मेरे दादू, हमारे जो पीर साहब थे, मेरी फैमिली वाज ऑल देयर जब हम वहाँ थे। तो और मैं 17 रमज़ान के दिन पैदा हुई हूँ, जिस दिन जंग बदर है। तो सब ने बहुत सोचा था कि इसका क्या नाम किया जाए। तो माय फादर सजेस्टेड, तो जो हमारे पीर साहब हैं शम साहब, उनको सजेस्ट किया था कि इसका नाम बदर रखेंगे। फिर उन्होंने बोला नहीं, बदर नहीं, बदरुल निसा रखे। लेकिन बहुत अच्छा नाम जी। है। तो क्योंकि स्पेशल नाम है, ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कश्मीर की अगर हम बात करें एक ही नाम है। तो खास तौर पर आपकी अगर हम बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जी। एक स्पेशल आर्ट है, लेकिन जो पेंटिंग है उसमें डीप मीनिंग है। तो कैसे जहन में आया कि इसी में नाम बनाना है? और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में है, आप इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं, तो दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप अपना नाम बना रहे हैं, जी। वहाँ भी यहाँ भी। जी। तो इस सब को फिर बैलेंस भी करना पड़ता है। तो दोनों शोबों के बारे में हमें बता दीजिए। अगर मैं पेंटिंग की बात करूं तो बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। और पेरेंट्स भी मेरे इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने कभी रोका नहीं। उनको लगा कि इसमें कुछ स्किल है, कुछ कर सकती है इसमें। तो मैं करती गई। बचपन से ही मेरे टीचर्स भी हमेशा खुश होते थे कि बहुत अच्छा बनाती है। तो वो एक काइंड ऑफ शायद अल्लाह ताला की तरफ से वो फन जो था वो ऑलरेडी मिला हुआ था। तो फिर ग्रेजुअली मैं और मेरा जो घराना है वो थोड़ा सूफीज़म से रिलेटेड है, पीर मुरीदी के सिस्टम से आता है। तो हमेशा से शौक था पेंटिंग का, सूफीज़म में सुनने का, समझने का कि ये क्या है। और एज अ किड यू डोंट अंडरस्टैंड, ये बहुत गहरी चीज़ है, आप नहीं, बड़े होके भी आप शायद नहीं समझ पाते। डीप मीनिंग होती काफी बहुत ज्यादा। एक समंदर की तरह है, तो आसान नहीं होता ये समझना। तो मेरे जो दादू थे वो हमें सब बच्चों को, मेरे 2 भाई हैं, उनको मुझे पकड़ के मसनवी, मौला रूमी से 2-4 अशार सुनाते थे। सादी की कोई शार पहले सुना दे। गुलिस्तान बोस्तान। चलिए मैं मसनवी का स्टार्टिंग का ही शेर सुनाऊंगी। हाँ। वो कहते हैं कि बिश्ना वज़ निचू हिकायत में कुनत वज़ जुदाई हाशमी हिकायत में कुनत। आप फारसी? जी ये फारसी? जी, ये फारसी का मतलब बता दीजिए। है। तो मौला रूमी कहते हैं हाकन टू द रूट फ्रूट, इस नह को सुनो, इस नवाए नह को सुनो कि वो अपनी असल से जुदा है और ये रो रहा है, ये शिकायत कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारी रूहें हैं जो अल्लाह से जुदा हो चुकी हैं, उस अर्श अजीम से जुदा हो चुकी हैं, और ये अब लैमेंट कर रही है जमीन पे आके। हमारा जो फ्रेम है, हमारा मॉर्टल फ्रेम है, इसमें फंस चुकी है और ये बोल रही है कि मुझे अपनी असल से वापस मिलना है। तो समझिए मेरी पेंटिंग्स काइंड ऑफ इसी असल को पहुंचने की खोज है। ओके। तो इतनी सी छोटी सी उम्र में इस सब पे रिसर्च करना। हाँ, मतलब मुझे लगता है क्योंकि मेरा एक घराने से भी ताल्लुक है, तसव्वुफ से, सूफीज़म से, इसकी डेप्थ से। तो मैं हमेशा चाहती थी कि रूमी कहते हैं कि देयर आर एज मेनी वेज टू रीच गॉड एज देयर आर पीपल। तो मुझे लगता है शायद मेरी पेंटिंग जो एक है वो एक जरिया है अल्लाह तक पहुंचने की। आई फर्मली बिलीव, क्योंकि सब पेंट नहीं करते हैं, कर सकते हैं ना, सब पोएट्री लिख सकता है। तो ये समथिंग है जो अल्लाह ताला ही आपको देता है, इट्स इनेट, यू कैन नॉट कल्टिवेट इट। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये फ़न दिया है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये फ़न उसी तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल करूँ। और अब रही रिसर्च की बात, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि थ्रू शेखुल आलम सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ मुझे ये मौका मिला कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट होके तसव्वुफ में रिसर्च कर सकूँ। तो मेरी जो रिसर्च का टाइटल है दैट इज मेटाफिजिक्स ऑफ लव इन द पोएट्री ऑफ अमीर खुसरो, यूनुस एमरे और ललदित। तो मैं 3 एक डिस्टिंक्ट वैरिड लोगों पर रिसर्च कर रही हूँ। एक कश्मीरी है, ललदित है, एक अमीर खुसरो हैं जो इंडिया से हैं, और तीसरे हमारे यूनुस एमरे हैं जो टर्किश हैं। यूनुस एमरे मौला रूमी के कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। अदब की ओर अगर हम बात करेंगे तो अमीर खुसरो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, डेफिनेटली। तो जिस तरह से आपने कहा ललदित, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर को मालूम होगा ललदित के बारे में।
तो आप मुख्तसर हमें बता दीजिए अमीर खुसरो के बारे में। अगर अमीर खुसरो की बात करें तो मुझे अमीर खुसरो की तरफ रग़बत उन नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियों से हुआ। तो उनका कलाम सुन के तो लगा कि कुछ नुसरत को भी आप पसंद करते हैं? जी। तो कुछ गहरी बात थी अमीर खुसरो के कलाम में, और उसकी वजह से मैं उन पे पढ़ने लगी। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स रिटन ऑन अमीर खुसरो। उर्दू में आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं, इंग्लिश में आपकी सुनील शर्मा की पोइट्री की कंपेंडियम है, बाकी रिसर्च मिर्ज़ा वहीद की एक किताब है अमीर खुसरो पे। तो जब आप अमीर खुसरो को पढ़ते हैं या उनकी शायरी को पढ़ रहे हैं तो सीधे लगता है कि कुछ डेप्थ वाली चीज़ बात हो रही है। और उनके पर्सनालिटी इतनी अमेजिंग है। एक तो वो कोर्ट पोएट थे, वो उनके 9 पेट्रन रह चुके हैं। वो अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, इन सब के पेट्रन थे। उनके बारे में शायरी करते थे। नूह सिपर है, हश्त बिहिश्त है, लैला मजनून की भी उन्होंने उस पर लिखा हुआ है। और बहुत सारी किताबें उन्होंने इन प्रेज ऑफ उनके जो बानी हुआ करते थे, पेट्रन्स हुआ करते थे, उन पे लिखा है। बट उनका भी एक अलग एस्पेक्ट है। वो फनाफ शेख थे। वो निजामुद्दीन औलिया की तरफ काइंड ऑफ तबाह हो चुके थे। वो उनकी मोहब्बत में बहुत इन डेप्थ थे। तो उनकी वो पर्सनालिटी मुझे कभी कभी अपने में थोड़ी सी लगती है। मैं उन तक पहुंच नहीं सकती हूँ, बट मेरी भी 2 पर्सनालिटीज़ हैं। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो अमीर खुसरो की अगर बात की जाए, उनकी शायरी में जो डेप्थ पाई जाती है, जो इश्क हकीकी के बारे में बात की जाती है, और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन लिटरेचर को, जहाँ पे वो सबकी हिंदी की बानी कहा जाता है। क्या कहते हैं कि सबकी हिंदी उनकी वजह से शुरू हुआ, स्टार्टेड इट। तो सबकी हिंदी में उन्होंने एक पर्शियन इंडो स्टाइल दिया आपको लिखने का। और फिर कवाली की बात करें तो सितार और तबला उन्होंने दिया। और जो कवाली का ट्रेडिशन आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, वो अमीर खुसरो की वजह से है। और वो जो भी उनका कलाम था, वो अपने शेख की तरफ था। या तो आप उनके कलाम में देखेंगे कि वो अपने शेख के प्रेज में बात करते हैं, निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करते हैं, या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, या डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ बात करते हैं। बट उनको हम फनाफ शेख कहते हैं, क्योंकि वो निजामुद्दीन औलिया के लिए उनके लिए जो रग़बत थी, जो लव था, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। अब ऐसे सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करना जी, या जिस तरह से, अगर इसके अलावा हम बात करेंगे सूफीज़्म की, तो आज के वक्त में मॉडर्न टाइम मुश्किल है? मुश्किल तो है। जहाँ हम आप ही कह रहे थे नैनो टेक्नोलॉजी और ट्रांसह्यूमनिज्म और इतनी सारी चीज़ें हैं एआई के ज़माने में। पर मुझे लगता है कि एआई के ज़माने में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ वापस आएँ। बिकॉज ये एआई, ये टेक्नोलॉजी, साइंस थोड़ा आपको डिह्यूमनाइज कर जाती है। आप इंसान क्या है, इंसान क्यों है, और जो बेसिक टेनेंट्स हैं वो आप कहीं ना कहीं ये मटीरियलिज्म में, ये घर बनाने में, पैसा कमाने में आप भूल जाते हैं। एक तो होता है कि रिसर्च करना इंसान की इस बॉडी पे, से आप शायद तहरीर भी कहते हैं जी, लेकिन दिल पे रिसर्च करना, जिसे रूह कहते हैं, उस पे रिसर्च करना मुश्किल तो है। और फिर मैं ये कहूँगी कि research is a completely different thing, and then being engrossed in it is a very different thing. और आपको research करने में बहुत difficulty आती है, because lot of people also question कि आप यार किस चीज़ पे, आप सूफियों पे जो सदियों पहले गुजर चुके हैं, आप क्या उन पे रिसर्च कर रहे हो। पर जब आप उनका कलाम पढ़ते हैं ना, तो वो अभी भी वैलिड है। वो अभी भी वैलिड है। वो जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि हम इंटेलेक्ट करते हैं, हम कल्ब भूल गए, हम अपने सोल को एक्चुअलाइज करना भूल गए। और मुझे लगता है एज मुस्लिम्स, एज ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट, वी नीड टू एक्चुअलाइज आवर सोल। हमें ये पूछना है सवाल कि अगर आप इस दुनिया में सिर्फ पैसे कमाने आए हो, और यू हैव अ डीपर पर्पस, डू यू हैव अ डीपर पर्पस टू हेल्प अदर्स, व्हाट इज योर डीपर पर्पस? आई थिंक उसके लिए सूफीज्म, उसके लिए जो हम इट्स एन ओरिएंटल वर्ड, बट तसव्वुफ जो है वो बहुत जरूरी है। तो हर एक फिरके के हम काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं जी। तो इस सूफीज्म को लास्ट पे आपने किस तरह से देखा? एक चीज है, सूफीज्म को समझा जाता है कि इस्लाम से बहुत अलग है, या ये कुछ अलग से अलग का, जैसे आपने फिरका यूज किया, ये अलग फिरका है, बट अलग फिरका नहीं है। सूफीज्म किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, तो उन पे 2 किस्म के इल्म उतरे कुरान की शक्ल में, एक इल्म सीना और इल्म सफीना। तो इल्म सफीना वाज द नॉलेज ऑफ द कॉमन, एंड इल्म सीना वाज द नॉलेज ऑफ द हार्ट। तो जो ये नॉलेज ऑफ द हार्ट था, कुरान की ही शक्ल में, जैसे आप अब इब्ने खतीर की आप तफसीर पढ़े कुरान की, तो कितनी सारी जिल्दों पे बेस्ड है। तो सूरह फातिहा का एक पूरी जिल्द पे ट्रांसलेशन है, तो इतनी सी वर्सेस हैं, 7-8 वर्सेस है, उनका आप कितना खुलासा कर सकते हैं। तो कुरान में जो डेप्थ है, और
जो इल्म सीना था, जो नॉलेज ऑफ द हार्ट था, ये कुरान की शक्ल में उतरा और यही तसव्वुफ कहलाता है. देयर इज अ सेइंग दैट उस जमाने में देयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ सूफीज्म बट इट डिड नॉट हैव अ नेम. आज नाम है सूफीज्म सब करते हैं, बट वो जो प्रैक्टिस थी, जो इबादत थी, जो जिक्र की कैफियत थी, वो हार्डली देखने को मिलती है. अब जिस तरह से अगर हम बात करेंगे, जो आप पेंटिंग करते हैं जी, तो लाजिम सी बात है कि जिस पे आप रिसर्च करते हो वही चीज़ आपके दिमाग में आती बिल्कुल है. जी. और अब ये जो पेंटिंग है कि इसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो समझने वाले लोग हैं क्योंकि डीप मीनिंग है इसकी. आपकी ज़्यादा पेंटिंग सूफीज्म के जी, मेरी जो रिगार्डिंग पेंटिंग्स है मेजरली सूफीज्म के ही टेंडेंट्स पे और फिर रिवॉल्व ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनको समझ आता है कि है क्या, या मतलब ऐसे भी होते हैं कि जो इस सब से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं, नहीं जी ये हमें चाहिए. हैं लोग बहुत कश्मीर में हैं, बट ज्यादा नहीं आपको पेट्रन्स मिलेंगे सूफीज्म के लिए, स्पेशली आर्ट के लिए. आर्ट इन इटसेल्फ इज अ बिट बायस्ड. फिर भी थोड़ा आप जाके थोड़ा वो पहचान आने लगी है लोगों की, ये पेंटिंग्स हैं, इनका कुछ वर्थ है. जब एक बंदा काम करने बैठता है, इसकी जो प्रैक्टिस होती है, आर्ट प्रैक्टिस, जब उस पर बैठता है कि हाउ मच इट एफर्ट इट टेक्स, हाउ मच टाइम एनर्जी इट टेक्स, तो वो है. और फिर अगर सूफी पेंटिंग्स के बारे में कहा जाए तो मैं तो 8th क्लास से सूफीज्म पे पेंट कर रही हूँ. तो पहले मुझे सुनने को मिलता था कि मतलब ये तो कुछ इस्लाम से दूर है, ये है. मैंने कहा नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडफादर. तो पेट्रन्स मुझे यहाँ भी मिलते हैं, बट उतने रिसेप्टर्स नहीं है मेरे आर्ट वर्क के. एंड हम एक चीज है कि मतलब माई वर्क इज आई पेंटेड फॉर माई सेल्फ. मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए एक खोज है, मेरी एक प्रैक्टिस है, मेरे लिए एक इबादत जैसी है. सो अगर इसके लिए लोग खरीदते हैं नहीं खरीदते मुझे फर्क नहीं पड़ता. तो इट्स नॉट मॉनेटरी फॉर मी, बट हाँ अच्छा जरूर लगता है कि कोई जब अप्रिशिएट करता है और खरीदता है मेरे काम को. सो कश्मीर में 1-2 लोग हैं जिन्होंने मेरा काम खरीदा होगा और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट मेरे बायर्स मोस्टली बाहर से हैं. मेरी एक पेंटिंग है जो टर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आया. और मैं अराउंड व्हेन आई वाज इन 10th and 11th क्लास, तो एक ऑस्ट्रेलियन आर्ट थेरेपिस्ट यहाँ आई थी डीना लॉरेंस के नाम से. उसकी वजह से मेरी कुछ पेंटिंग्स ऑस्ट्रेलिया में बिकी. शी टुक आवर पेंटिंग्स देयर एंड वहाँ बिकी. और मैं रिसेंटली 2 साल पहले एक फेलोशिप में सिलेक्ट हुई थी, स्कॉटलैंड में थी वो, बियॉन्ड बॉर्डर्स की. तो वहाँ पे आई हैड टू प्रेजेंट माई पेंटिंग्स एंड टेल पीपल अबाउट व्हाट आई डू. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे द अप्रिसिएशन आई मेट. एंड देन हाउ मेनी पीपल स्टार्टेड टू बाय माई आर्ट वर्क. क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैं आपसे वही कह रही हूँ ना, हम वही वेस्ट की लेवल तक पहुंच रहे हैं जहाँ हम कम्प्लीटली डिह्यूमनाइज हो चुके हैं, जहाँ हम अपनी सोल खो चुके हैं. अब वेस्ट भी रूमी की तरफ आता है, उसको पॉप कल्चर में डाल दिया है. वेस्ट वापस हमारी ईस्टर्न लिटरेचर के आता है. आप देखिए योगा की तरफ कितने लोग जा रहे हैं. वो जो हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है हमारे ईस्टर्न ट्रेडिशन की, उसकी तरफ वेस्ट ज्यादा आ रहा है. सवाल यह है ना कि मतलब कल तक जो हम पढ़ा करते थे किताबों में, फिर वही लिखते हैं एज ए राइटर, आप फिर वही लिखते हो जी, लेकिन उस सबको आप इस मतलब पोर्ट्रेट इस तरह से करते हो कि वो विजुअल्स एक इंसान के सामने जी आता है. बिल्कुल जी. तो मतलब वजह क्या रही, और खास तौर पर आपने जिक्र किया अपने ग्रैंडफादर का, जी, तो उनसे क्या सीखा और उनके हवाले से बता दीजिए. जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो DFO रिटायर हुए थे. ही वाज अ वेरी अकम्प्लिश्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड ऑफिसर, वेरी ब्रिलियंट मैन, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेकन्ड थे. तो उनकी जो वो स्पिरिचुअल कनेक्शंस विद, उनकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों से मिली जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड थे. तो उनसे थोड़ी तरगीब मिली कि ये भी दुनिया है जहाँ पे ड्वेल करके देखना चाहिए. हम क्यों इतना मटीरियलिज्म की तरफ, हम क्यों इतना यहाँ की तरफ आ रहे हैं कि आपकी डिग्रीज हासिल होगी, ये होगी, बट व्हाट इज इट? आर वी जस्ट हियर फॉर दीज डिग्रीज? आर वी जस्ट हियर फॉर दिस मॉनेटरी फायदे, पैसा, इस सब के लिए? बट आई थिंक नहीं, इंसान हैज अ डीपर पर्पस देयर. ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं होता है. लगता है कि आज की दुनिया में इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है. मैं आपसे वही कह रही हूँ, वेस्ट इज काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग इट. आप देखिए वेस्ट से लोग वो इतना डिह्यूमनाइज हो चुके हैं, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग. लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, बट समथिंग इज मिसिंग. कंटेंटमेंट नहीं है. वो कंटेंटमेंट आपको अल्लाह की खोज से आता है. वो कंटेंटमेंट आपको जब आप अपने डिवाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, उससे आता है. आप यू कैन बी वेरी रिच, यू कैन हैव एवरीथिंग, बट यू विल नॉट हैव दैट कंटेंटमेंट. अब कश्मीर के हवाले से, अब कश्मीर से ही अगरचे आप अलग अलग रियासतों में गए, अलग अलग कंट्रीज में गए हैं, तो कश्मीर को आपने किस तरह से देखा? कश्मीर को तो कहा जाता है पिरवर. आप देखिए, अगर आप मेरे घर से बाहर जाएंगे, पहले ऊपर चोटी पे मखदूम साहब हैं, यहाँ से जाइए तो खजसोबुन है, आगे जाइए दस्तगीर साहब है, आजकल तो उर्स भी लगे हुए हैं दस्तगीर साहब के. तो हमारे चप्पे चप्पे पे हर गली में एक अस्तान है.
कुछ तो होगा इस कश्मीर में। आप अच्छा पहलगाम के रास्ते चले जाइए, अशमुकाम से शुरू हो जाइए, देखिए कितने आस्थान आपको मिलेंगे। तो हमारी जो ट्रेडिशनली हमारी जो जगह रही है वो बहुत स्पिरिचुअली एंट्रेंच्ड रही है, डीपर, और ये जगह भी परफेक्ट है स्पिरिचुअल मेडिटेशन के लिए। इस सब में जी लोग इस सबसे दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस, और स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशंस, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है, वही डिसकंटेंटमेंट जिसकी मैं आपकी बात कर रही हूँ, सब कुछ है। अब कश्मीरी लाइक लैविश वेडिंग्स, बिग हाउसेस, दे हैव एवरीथिंग। व्हाई इज देयर सच अ डिस्क्वायट, व्हाई इज देयर सच अ मॉरल डिग्रेडेशन? बिकॉज आप अल्लाह से दूर हो चुके हैं, आप जिसके करीब आपको होना चाहिए था, दैट स्पिरिचुअलिटी जिसके आपके जो आप में एंट्रेंच्ड होनी चाहिए थी, वो आप मिसिंग है। तो अब आखिर पर जो वादी कश्मीर के लोग हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी हमेशा एक ही मैसेज रहती है अपने लोगों के लिए कि इस स्पिरिचुअलिटी को जो है हमारी हमको विरासत में मिली हुई है, इसको प्लीज मत छोड़िए। यू आर लूजिंग योर सोल, यू आर मेकिंग देयर इज अ लॉस ऑफ सोल। अगर हम अब इस सूफीज्म को, इस ट्रेडिशन को छोड़ देते हैं तो देयर विल बी अ ग्रेटर लॉस। इसको मत छोड़िए। शुक्रिया आवाज थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे बहुत फेस करना पड़ा ये चीज़ें, बट पापा का बहुत सपोर्ट था, मेरे फादर है वो, उनका बहुत सपोर्ट था, बहुत हद से ज़्यादा। उसने बोला, भाई का भी बहुत सपोर्ट था जी। उन्होंने मुझे बोला आप जो करना चाहोगी हम आपके साथ हैं। अदब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान, और अभी मैं मौजूद हूं बांडीपुरा में। और मेरे पीछे जो आप ये स्टॉल देख रहे हैं, ये एस्टैब्लिश किया है बांडीपुरा की 2 सिस्टर्स ने, जिनका नाम है कुर्रत और मेहरुन्निसा। बेसिकली कुर्रत और मेहर वो एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट की, जिन्होंने हाल ही में अपना थ्रिफ्ट स्टोर जो है यहाँ पे स्टार्ट किया है। इनिशियली उन्होंने एक दुकान के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ खास रेस्पॉन्स आया नहीं। उसके बाद उन्होंने एक स्टॉल मेन रोड बांडीपुरा पे स्टार्ट किया, और रेस्पॉन्स आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। ये एक ऐसा वेंचर है जो काफ़ी अनकॉमन है कश्मीर में, कि थ्रिफ्ट का माल लड़कियां बेच रही हैं, दैट टू सड़क पे। क्या कुछ है इस जर्नी के पीछे, इनकी स्टोरी जानेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे। कुर्रतुल ऐन और मेहरुन्निसा भी मेरे साथ है। कुर्रत, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो यहाँ पे ये थ्रिफ्ट का काम शुरू किया है, तो आइडिया कैसे आया और क्या कुछ रहा इसके पीछे? आइडिया हमारे फादर का था, उसने हमें बोला था कि आपको ऐसा सेटअप करना है जो हर एक के लिए फ़ायदेमंद भी हो और आपको भी अपना भी सेटअप हो जाए, आप किसी पे डिपेंड ना रहो। फॉर दैट हम लोगों ने शॉप डाली थी अपनी अच्छी खासी, तो बट वहाँ पे हमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला शॉप पे। तो फिर हम लोगों ने माल बाहर निकाला, तो बाहर निकाल के हमें थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला एज़ कम्पेयर टू शॉप से। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे ये मुश्किलात भी फेसेस किए, बट हम लोगों ने मतलब हमारे पापा के आइडिया को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा खासा रिस्पांस हमें मिल रहा है। आपने अभी प्रॉब्लम्स की बात की, तो आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ फीमेल कितना मुश्किल स्टार्टिंग में रहा होगा आपके लिए सड़क पे रहना, फिर अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसको लोगों तक पहुँचाना? सबसे पहले सोसाइटी, सबसे पहले जब हम बाहर निकलते हैं तो सोसाइटी की नज़र पड़ती है। सोसाइटी बोलती है क्या करेगी, लड़की है, वो है, ये है। बट मैं हर लड़की को बोलना चाहती हूँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, बस आपको इतना ही चाहिए, आप खुद सब कुछ कर सकती हैं। किसी पे कोई डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाली सपोर्ट चाहिए, फादर मदर का सपोर्ट चाहिए, बाकी हम लोग कर सकते हैं। मुझे बहुत फेस करना पड़ा ये चीज़ें, बट पापा का बहुत सपोर्ट था, मेरे फादर है वो, उनका बहुत सपोर्ट था, बहुत हद से ज़्यादा। उसने बोला, भाई का भी बहुत सपोर्ट था।
उन्होंने मुझे बोला आप जो करना चाहोगी हम आपके साथ हैं। ये सब कुछ मेरे भाई ने मुझे लगा के दिया, उसका आइडिया था आप क्या करो क्या नहीं करो, बट लड़कियां कर सकती हैं। आज वो चीज़ नहीं है। थ्रेफ्ट का मुझे इसलिए दिमाग में आया, और ख़ासकर स्पेशली लड़कों के लिए, क्योंकि लड़के करते हैं इस चीज़ में। मैंने सोचा था मैं पहले ऐसे ही डालूंगी, तो मगर मुझे उसमें थोड़ा मुझे नहीं लगा कंफर्टेबल, फिर मैंने थ्रेफ्ट ही किया। थ्रेफ्ट बहुत बेस्ट है। ठीक, तो अपार्ट फ्रॉम दिस थ्रिफ्ट बिजनेस क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई ख़त्म कर ली है, अब घर में ही थी तो मैंने सोचा कुछ कर ही लेते हैं, और बेकार बैठने से बेहतर है कुछ करो जी। दैट इज़ वाई मैंने स्टार्ट किया। और आप क्या करते हैं? मैम मैंने डबल ग्रेजुएट हूँ, मैंने सिंपल ग्रेजुएशन बीएससी भी की है, एंड आई एम टेक्निकल हैंड में भी मैंने काम किया है। आई एम ओटी एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एज वेल। वाओ, मतलब ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आपसे जानना चाहूँगी कि ये जब बिज़नेस आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया तो क्या ऑनलाइन भी आपने स्टार्ट किया था, और रिस्पॉन्स कैसा मिला? नहीं, ऑनलाइन किया था मैंने स्टार्ट, बट उस पर कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। उस पर कमेंट ही आते थे अजीब, वो मैंने फिर रिमूव ही किया। तो मैंने सोचा नहीं, जो वो वहाँ पे फेस पहले तो मैं ये इसका देखूंगी, उसके बाद ही मैं ऑनलाइन करूँगी जी। मेरा था ऑनलाइन का, वो मैंने बंद ही किया पेज। उस पर नहीं, उस पर बहुत सारों ने, स्पेशली पहले अपना ही बोलूँगी, अपनों ने ही बहुत ये किया, लड़की हो क्या करोगी, शादी करो, तेरी एज हो गई है, बट अब कुछ करना है, क्यों डिपेंड रहना है किसी पे? बिल्कुल, इनफैक्ट ऐसे बहुत कम लड़कियां जिनको पेरेंट्स का ऐसा सपोर्ट मिलता है। बस थोड़ा सा आप लोगों की हिम्मत रखनी है। सही। जब आप लोग थोड़ा सा कर पाओ फिर नहीं होता है, फिर टेंशन नहीं होती है, फिर माँ बाप खुद आगे बढ़ते हैं जी। तो अभी जो ये क्लोथ्स वगैरह है कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम ज़्यादातर बाहर ही से इंपोर्ट करते हैं, तो बस थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी है, बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब हर ये तो है ही। अब आपका मतलब नीयत से ही हो तो आप कर लोगी, बिल्कुल नीयत से ही हो, और डरना नहीं है। मतलब मर्दों से क्या डरना है, कॉन्फिडेंस रहो, अपनी इज्जत में रहो, तो क्या डरना है? लोग तो बात करेंगे। हाँ, वो तो बात करेंगे, उनका काम ही है। हाँ, तो यहाँ पे 10 आते हैं, 10 देखते हैं, मैन है और सड़क पे है, बहुत आते हैं, बहुत कमेंट भी आते हैं, बट नहीं डरना है। एग्जैक्टली, नहीं डरना है, इज्जत में रहो तो सब कुछ हो सकता है। सही बात है। हाँ। अब जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बस उनके लिए ये मैसेज रहेगा, आप लोग निकलो, मतलब अगर बैठी हो तो करो कुछ, डिपेंड नहीं रहना है, चाहे माँ बाप हो चाहे हस्बैंड हो। एक वक्त ऐसा आता है आप अकेली फील करोगी, तब आपका कुछ होगा तो आपको सपोर्ट आएगा, वो काम आएगा। सही बात। ये नहीं है आप शादी करो तो हस्बैंड पे डिपेंड रहो, नो। आजकल ये भी है, लड़कियां सोचती है कि हम शादी करेंगे तो हस्बैंड की कमाई से कमाएंगे, नहीं। बेहतर रहता खुद पे ये डिपेंड रहो, बिल्कुल, ना कि दूसरों पे। मैंने वही सोचा, वरना मेरी एज है शादी की, सब बोल रही थी शादी करो, बट करना है, कुछ करना तो है। उसके बाद exactly. देखेंगे। मुझे लगता है पहले इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है। हाँ, सबसे डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मतलब आप खुद कमाओ, खुद देखो कितना मज़ा आता है, फिर खुद पे प्राउड फील, वो तो एक स्पेशल फील होता है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप लोगों ने स्टॉल स्टार्ट किया, लड़कियाँ काफ़ी अप्रहेंसिव होती है कि सड़क पे रहेंगे, लोग आएंगे, मेल्स के साथ इंटरेक्शन होगा, तो क्या उस तरह की कोई वो एंग्जाइटी डेवलप हुई कि किस तरह से स्टार्टिंग में किया जाए, या पूरा क्लियर था कि नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई एंजाइटी वाली बात ही नहीं है। मैंने बहुत सफ़र किया है, अपार्ट फ्रॉम माई मदर, पेरेंट्स मेरे साथ होते ही नहीं थे, मैं बहुत बाहर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे काम आई है। मैं मतलब वैसा मैंने बोल्ड अचीव किया था पहले से ही। सो मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जिसको मामा पापा ने इजाज़त दी थी बाहर पढ़ने की। तो जब मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया, मैं अपने मामा पापा से दूर रह के इतना सब कुछ अचीव किया है, तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स मेरे बैक नहीं हैं, तो मुझे किस चीज़ से डरना है? बिल्कुल। अब जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैं उनके लिए इतना ही बताना चाहती हूँ, आप पढ़ो भी, साथ में मतलब कुछ प्रिपेयर भी करो। जैसे मैं यहाँ पे बैठी भी हूँ, बट मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पढ़ना चाहती हूँ। मैं एक यहाँ से भी बिज़नेस डेवलप करना चाहती हूँ, जो मेरी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको ये टेंशन ना हो किसी चीज़ की कि हमें बैकअप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बैकअप मैं उनके लिए बना के रखूँगी, फिर मैं अपना आप अलग कर लूँगी इस चीज़ से। फिर मैं और पढ़ाई भी करूँगी, मुझे अभी मास्टर्स भी करना है, अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पढ़ना है, वो भी मैं करूँगी, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। बट ये है कि ये सेटअप हमेशा का रहेगा, फॉर एवर के लिए रहेगा। जो भी यहाँ पे आएगा, फिर हमारे बाद जो भी आएंगे, थोड़ा सा भी
आपके पास कुछ है जो आपका बचा हुआ है, अगर उसमें भी मैंने 50,000 में पहले ही इन्वेस्ट किया था विंटर्स का, ओके खाली 50,000 में। आपके पास अगर उतनी ही ये है सेविंग है, आप उसमें भी कर सकते हो। बट थोड़ा टैक्ट होना चाहिए इस चीज़ का। हाँ। कैसे आप लोगों को मार्जिन वो वगैरह देखना पड़ेगा। बस आप अगर 50,000 है तो उसमें भी आप कर सकोगे। कोई ज़रूरी नहीं है लाखों का होना चाहिए। आपको 20,000 में है उसमें भी आप कर सकते हो। एग्जैक्टली इतना इन्वेस्ट इसमें नहीं आता है, बट मुझे लगता है सबसे बेस्ट है ये चीज़। जी आप एक बार करके देखो तो बहुत अच्छा फ्री, मतलब बहुत हद से ज़्यादा अच्छा फील होता है। एक कलम हो, एक किताब हो और हो तेरी परवाज़, तालीम बने पंख तेरा, इल्म हो तेरा साज, कलम उठा ख्वाब लिख, सच की राह अपनाना, बदलेगा कल यकीन से, बस आज को तू संभालना। न हो नशा, न हो दुआ और न हो कोई अंधेरा, न हो नशा, न हो दुआ और न हो कोई अंधेरा, परवाज हो तेरी शाहीन से आगे, हर पल हो नया सवेरा, कलम उठा ख्वाब लिख, सच की राह अपनाना, बदलेगा कल यकीन से, बस आज को तू संभालना। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके में मौजूद हैं और आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो कश्मीर के जो बेहतरीन उस्ताद हैं उनमें से एक हैं, आसमा जान, जिन्हें 2023 में कश्मीर में बेस्ट टीचर का अवार्ड हासिल हुआ है और कश्मीर में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग स्कूलों में इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। और इसी बेहतरीन टीचर से आज हम मिलने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? फाइन मैम, आप ठीक है मैम? बिल्कुल ठीक, अच्छे से। बस फाइन, काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे आपसे मिले, तो आज फाइनली वक्त ने हमें आपसे मिलाया। आई होप कि आपको आसानी से एड्रेस मिल गया। बेस्ट मैम, बेस्ट। चलिए प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, शुक्रिया। बैठिए मैम। आप अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी आपने पढ़ाया है। बिल्कुल, आप मेरे स्टूडेंट हैं एंड आई एम प्राउड। तो 2023 में आपको बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिला है। तो कभी सोचा था जब आप मेरे टीचर थे, कभी मेरा स्टूडेंट आएगा और मुझे इंटरव्यू करेगा? मेरा स्टूडेंट आएगा, मुझे इंटरव्यू करेगा, ये मुश्किल बात है क्योंकि मैंने इतना नहीं सोचा था कि मुझे सराहा जाएगा, फिर मेरा स्टूडेंट जर्नलिस्ट बन के मुझे इंटरव्यू करेगा। मगर हाँ, अगर इस एंगल से देखा जाए कि मेरा स्टूडेंट आएगा, जर्नलिस्ट होगा, PhD करेगा, ये मैंने सोचा था। तो मैम, जब बांडीपुरा की बात आती है, आपका ताल्लुक असल में बांडीपुरा से है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स ने शुबाए कानून में अपना एक ख़ास नाम वहाँ पे बनाया और ऑलमोस्ट आपकी पूरी फैमिली कानून के साथ जुड़ी हुई है। तो आपका ये शिफ्ट एजुकेशन में ये कैसे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, मेरे डैडी लॉयर है, मेरा भाई लॉयर है, मेरी बहनें लॉ के साथ एसोसिएटेड है, मेरी दूसरी बहन यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर है, बस मैं एक हूँ जो एजुकेशन में हूँ। हमारे टाइम पे एक क्रेज़ रहता था, या तो आपको इंजीनियरिंग में अप्लाई करना होता था या MBBS में। सब बच्चों का यही शौक, यही दो चीज़ें हमारी नज़र में थी। जो आजकल बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स में बच्चे जाते हैं, हमारी नज़र महदूद थी MBBS और इंजीनियरिंग के लिए। तो मैंने भी इंजीनियरिंग में अप्लाई किया, मेरा क्वालिफिकेशन हो गया, क्वालिफाइड एग्जाम। देन व्हाट हैपेंड, मेरी मामा की डेथ हो गई। शी वॉज इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो जब ड्यूरिंग सर्विसेज उनकी डेथ हो गई, मेरी स्टडीज़ रुक गई, वन वे और द अदर, फैमिली के कुछ। तो देन मैंने अपनी स्टडीज़ डिसकंटिन्यू की, मैं घर में रही और मेरा SRO बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो गया एज टीचर। तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ के लिए चुना, उस काम के लिए, some things which were undone by my mom. I'm here to complete those things. तो अब आज की डेट में मुझे लगता है मैं इसी फील्ड के लिए बनी थी। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका, तो अगर आज आप टीचर नहीं होते फिर एक बेहतरीन इंजीनियर हो सकती थी। तो खुश हैं इस प्रोफेशन के साथ अभी आप एजुकेशन में? हद से ज़्यादा। शायद अगर मैं वो फील्ड कंटिन्यू करती तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। एक जॉब करना, फिर इंसान में वो सेटिस्फेक्शन होना, सेटिस्फेक्शन बड़ी बात है। एक पीस ऑफ माइंड, सोलेस मिलना, वो मुझे इस फील्ड में मिला।
आसमा जी, इब्तिदा मैंने बताया कि आपने अलग अलग स्कूलों में अपनी खिदमत अंजाम दी है, तो एजुकेशन के साथ साथ मंशियात की जो बढ़ती हुई लत है, इस पे आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और कई बच्चों को मंशियात से आपने दूर भी रखा है। तो एजुकेशन ठीक है, लेकिन मंशियात की बढ़ती लत को रोकना या इस पे काम करना जहन में कैसे आया? मुझे लगता है हर किसी टीचर के जहन में आना चाहिए। अभी अगर कुछ असातिज़ा साहिबान के जहन में ये नहीं है, दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क ऑन इट। क्योंकि आप आज देखिए, आज सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? ड्रग्स। और हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो यही मतलब मंशियात की इस बढ़ती हुई लत से हमने देखा कि कहीं नौजवान, कहीं फैमिलीज सड़कों पे आई, बर्बाद हुई। तो एज टीचर या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये कहता है कि दिन गुजरा सब कुछ गुजरा, अपने काम के साथ या अपने दफ्तर के साथ बिजी होता है, तो आपने कैसे सोचा कि नहीं इसी पे काम करना है, इन बच्चों को मंशियात से दूर रखना है? बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में पोस्टेड थी, मेरी शादी नहीं हुई थी तब, तो मैं हायर सेकेंडरी बॉयज़ में पढ़ाती थी और आप उसी टाइम पे शायद मेरे स्टूडेंट थे। उन दिनों क्या हुआ, यहाँ पे लोन साहब हमारे डीसी साहब थे, उन्होंने देखा कि मेरे में एक वो मोटिवेशन है, मैं बच्चों को मोटिवेट अच्छे से कर सकती हूँ। लोन साहब ने एक कमेटी बनाई, ड्रग एडिक्शन कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आई वाज द ओनली टीचर फ्रॉम होल डिस्ट्रिक्ट जिनको उन्होंने चूज़ किया और मुझे बोला कि आप में मोटिवेशन अच्छी है मैम, आप इसकी मेंबर रहो। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ही स्टूडेंट मेरी ही हायर सेकेंडरी में शायद इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके थे। मेरे पास एग्जाम्पल्स भी थी, हमने उनकी फ़ाइल बनाई, उनकी काउंसलिंग की, आज वो बड़े ओहदे पे है माशाल्लाह। हमने बहुत काम किया। एक कंसर्न था मुझे बच्चों के साथ, एक बॉन्डिंग थी बच्चों के साथ, जिसने इस चीज़ को मेरे अंदर पैदा किया कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए ये सब करना है। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अबाउट दिस थिंग सम 20 years बैक। और बांडीपुर से लेकर बारामूला तक अभी भी मैं ड्रग एडिक्शन पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, अवेयर करती हूँ बच्चों को इल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। क्योंकि आप देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा कि हमें बच्चों को एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं बनाना है, सिर्फ हमें बच्चों को ऐसा बनाना है कि लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं। ऐसा है नहीं कि लाइफ में फेलियर्स नहीं है, मगर ऐसा ना हो कि वो सीख करे हार्मफुल एस्केप्स। हार्मफुल एस्केप क्या है उनके पास? मंशियात। ऐसा ना हो कि वो ये रास्ता सीख करे। ऐसा हो कि वो अगर गिर जाए, उनमें ऐसी क्षमता हो, उनमें ऐसी हिम्मत हो, उनमें ऐसा जज्बा हो, गिर के उठे और फेस करे उस फॉल को। मेरा ये शौक है कि लफ्जों को बयां करती हूँ। लोग समझते हैं जिसे शायरी, मैं जज्बात बयां करती हूँ। बात है, शायर बनना आसान नहीं, दर्द जिगर चाहिए। मैं तो बस यूं ही अल्फाज बयां करती हूँ। ऐसी राइम्स खुद डिवाइस की हैं छोटे बच्चों के लिए, जो हम मिलके गाते हैं, और गाते एक प्ले वे मेथड में उनको ट्रैफिक रूल्स पता चल जाते हैं, इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड्स पता चल जाते हैं। धीरे धीरे गाते उनको कुछ एक सीख पहुंच जाती है। मैं चाहती हूँ मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ बच्चों के लिए, एक ऐसा टेक्स्ट बनाऊँ जिनमें बच्चे खुद ही सीख जाएं कि हमें किस चीज़ से दूर रहना है, किस चीज़ को अपनाना है। आसमा जी, एजुकेशन के साथ साथ हुकूमत ने आपको खास जिम्मेदारी भी दी थी और लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन में आपको एक खास जिम्मेदारी दी गई थी, तो उस जिम्मेदारी के हवाले से आपसे जानने की कोशिश करेंगे पहले। हाँ, एग्जैक्टली। हमारे कश्मीर में एक हिस्टोरिक स्टेप था कि पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए। पिंक पोलिंग स्टेशन खास तौर पर टू कंडक्ट द इलेक्शंस, जो खास तौर पर वहाँ जहाँ पे वोटर्स आपके ज़्यादा फीमेल्स थे, उनके लिए हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि यहाँ पे पिंक पोलिंग स्टेशंस रखेंगे। दोज विल बी इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड इन दीज पोलिंग स्टेशंस बाय फीमेल्स। P1, P2, P3 जो स्टाफ वो भी फीमेल्स का ही होगा। एंड लकीली गवर्नमेंट ने, मतलब हमारे जो DC साहब हैं और उनके साथ ACR साहब थे, उनको टीम्स बनानी थी। आई वॉज चोजन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ वन ऑफ द पिंक पोलिंग स्टेशंस एज एट आज़ादगंज। ठीक है, तो पहले लगता था कि रात को आप फीमेल्स को पोलिंग स्टेशन में रहना है। सवेरे इलेक्शंस, द मोस्ट सेंसिटिव असाइनमेंट ये कंडक्ट करना है। आप इसकी सेंसिटिविटी जानते हैं कि कितना सेंसिटिव असाइनमेंट होता है। हमें ट्रेनिंग्स दी गई, 1-2 सेशंस दिए गए, हमें प्रिपेयर किया इसके लिए। तो लकीली
मैं भी इस हिस्ट्री का एक पार्ट बन गई। तो हमने सक्सेसफुली कंडक्ट करे राज्यसभा इलेक्शंस भी और लोकसभा इलेक्शन, दोनों टाइम पे मुझे पिंक पोलिंग स्टेशन में एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे काम को सराहा। आसमा जी, आपने इस अगर आज की बात करेंगे तो कई गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है। हम देख रहे चंद सालों से जिस तरह से इंतज़ामिया की जानिब से कदम लिया गया है, एनरोलमेंट ड्राइव, तो बांडीपुरा की बात करेंगे, बारामूला, ऑलमोस्ट अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, आपने कई स्कूलों में अपनी खिदमत अंजाम दी है। इस एनरोलमेंट ड्राइव को आपने किस तरह से देखा है? अगर देखा जाए ये एनरोलमेंट ड्राइव, मैं पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 24 इयर्स का, मैं कहती हूँ कि एनरोलमेंट ड्राइव एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों तक ये बात पहुँचाने कि गवर्नमेंट आपको क्या क्या फैसिलिटीज़, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ये भी नहीं पता है कि स्कूल्स में बच्चों को क्या क्या मिले, हमारा हक क्या है। ठीक है, हमें क्या किन स्कूल, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को इंदराज कराते हैं, उनका एडमिशन कराते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वहाँ कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं। एक आप देखिए, एक गैप था लोगों में, एक वो दिमाग में था कि शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है। अब some government schools are at par with private school. Let's walk in. अब आखिर पर आपकी क्या मैसेज है जो जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है, और ख़ास और पूरी वादी कश्मीर की जब बात आती है, जितने भी तालिब इल्म हैं, फीमेल और मेल, इन सब बच्चों के लिए क्या मैसेज है? मेरे लिए इनका एक मैसेज ये रहेगा कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। मैं सिंपल एक चीज़ बोलूँगी, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री एडमिशन्स होते हैं, फ्री मिड डे मील्स मिलते हैं, ठीक है, फ्री यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म के पैसे आपके अकाउंट्स में जाते हैं। आप ये मत देखिए कि ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है, शायद गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं इसलिए, नहीं, ये गवर्नमेंट आपको पैकेज दे रहा है। एक इन अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं उनको बोलूँगी अपने आप पे भरोसा रखिए, हार्मफुल एस्केप्स से बचिए। जैसे कुछ बच्चे ड्रग्स की लत में लग जाते हैं, नहीं, उन एस्केप से बचिए। फेलियर्स को आप नेगेटिवली मत लीजिए। हाँ, फेलियर्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, फेलियर्स को फेस कीजिए, हार्मफुल एस्केप्स मत ले लीजिए, फेस कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, वक्त उनका है और मैं चाहूँगी कि पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, नेगेटिव एस्पेक्ट की ओर जाए ही ना, क्यों जाएं। अपना कीमती वक्त देने के लिए आवाज़ द वॉइस की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो आपका एक ख़ास कंट्रीब्यूशन वादी कश्मीर में है, आवाज़ द वॉइस की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और फिर से अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करने के लिए, मुझे से एक कॉमन टीचर को प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, ये तकल्लुफ़ उठाया, थैंक यू सो मच। I wanted to start something which is me, which is uniquely me, and which I can do for a long time. And when it's something which is uniquely you can sustain that for long. That's why I started Urzu. It's called Urzu, the Spirit of Kashmir. It is definitely capturing the spirit of Kashmir in whatever way I can. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज आवाज द वॉइस पे मुझे ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनैलिटी ने जो काम तो कर रही है कश्मीर आर्ट का, लेकिन इनकी जर्नी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बिकॉज ये एक कश्मीरी पंडित है और बाहर रहकर भी अपने रूट्स को ये नहीं भूली है। इस इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन किया है वत्सला हाली ने। थैंक यू सो मच वत्सला, आपने अपना वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगी कि कश्मीर आर्ट का बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, अब जैसा कि हमको पता है कि कैसे हालात रहे, किस तरह कश्मीरी पंडित्स यहाँ से निकल के फिर बाकी जगहों पे सेटल हुए, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो फॉर इट। Thank you first of all for inviting me for this. I started my brand in 2020. मैंने बैंगलोर से स्टार्ट किया। मैं बैंगलोर में ही रहती हूँ। I have grown up in Uttarakhand. I always wanted to do something regarding Kashmir, but throughout the education and my job and career, कभी ऐसा
मौका नहीं मिला, बट जब कोविड हुआ तो मुझे लगा कि इस टाइम ये ऐप टाइम है कि कुछ स्टार्ट करें, एंड आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग व्हिच इज मी, which is uniquely me, and which I can do for a long time. And when it's something which is uniquely you, you can sustain that for long. So that's why I started Urzu. It's called Urzu, the Spirit of Kashmir. It is definitely capturing the spirit of Kashmir in whatever way I can. And I have always grown up, and all of us have grown up around Kashmir aesthetic, even if we are not living in the valley, we are breathing, living Kashmir every day through our food, through our culture, through the way of life, through everything. So to connect back to my roots was the only reason I wanted to do this. So how did your friends and family react to this idea? They were very excited and obviously very proud that somebody is doing something to connect back to where we are, and because of that so many of us come back. Because of me, so many of my cousins who've left many years ago here, they come back and visit, and obviously because of me, through me, they get connected more, and they couldn't have been prouder that if you're doing something, you do something for your own home, motherland, otherwise what's the point? Yeah, exactly. So Kashmir art business is kind of different from other businesses. Like you need to connect with lot of vendors. आपका क्योंकि अभी like इतनी चीजें आ गई है market में. So how do you connect with local artisans of Kashmir? So initially, because it was COVID, थोड़ा मुश्किल था, but there was this organization called Commitment to Kashmir. उसके through मैं बहुत सारे artisans से connect हुई, and they helped me a lot. And obviously, this cannot happen if you're not living in Kashmir. This cannot happen without local support, without people who are here. And I have immense gratitude towards everybody who's helped me build this together. It's been 5 years now. And I have very trusted partners who've helped me from day zero until now. I'm working with them, and they through Commitment to Kashmir, I found some artisans, and through that the network started to build, and I started building my page, and through that I found a lot of suppliers. And today I work with a very limited set of people, but it covers almost half of Kashmir, because Kashmir craft is so vast. So you can't only work with a particular craftsmen, you have to work with Ari people, Sozni people, then Tilla and Pashmina. There's so much there. There is, right? So yeah. Kashmir art industry is facing the greatest challenge. Yeah. That's the Amritsari stuff जिसने सारा ruin किया है. So do you think it has impacted Kashmir art? 100%, because I live in Bangalore, right? And I see what people buy usually, and in the name of Kashmir, people are selling anything, and it's impacting the artisans majorly, because we sell only hand embroidery. The one piece I'm wearing, it's all hand embroidery, and we made that conscious choice, because otherwise what's the point if you're not, whatever you're earning is not going back to the artisan. A lot of brands do mix, they also sell embroidery, hand embroidery, but we've particularly made a choice to do that, because I think there's a very lack of awareness, especially outside Kashmir, about what is hand embroidery, how do you differentiate between them, and specifically the industry you mentioned, they've really captured the market. They're selling pashminas for so cheap, which is so precious, right? So yeah, it is sad, but then there are people like us, people like you, who have to change that, and like be more out there to say the right things, build more awareness, and we're actually sitting on gold. Like, true. But do you think government also needs to intervene? Yeah, they are doing their efforts. They are pushing a lot of local artisans. There are so many festivals that happened here earlier. It was unheard of, right? So yeah. I would like to know, like, the digital marketing. Like, have you ever pitched your products on Myntra, Ajio, or other apps? So Urzu is digital first. We don't have a store. We don't own a store. We are on every platform there is. We are on Amazon, Nykaa, Jio, Tata Click, Myntra, everywhere. And we have our own website, obviously. But we only right now are distributing through all these marketplaces. It helps in getting you a lot of distribution. It helps put your brand out there. But obviously, ultimately, the idea is that everybody comes to my website, and that's how we benefit, and then artisans benefit.
Exactly. Okay, what's that one question that people keep on asking on online, like while they are shopping Kashmiri stuff? The same thing, is it authentic? Because there's so much there's trust Duplicacy, deficit and yeah. duplicacy, and they buy from somewhere at cheap rates and then they come back to us and say, I know your product is expensive, but we bought from there, but the fabric was not great, or the stitch was not great, it didn't look good in person, it was looking great on website. I think that is where people like us come in, and we have to keep pushing our real crafts and the real gems we have in whatever way we can. Like, I mean, before this gets extinct, because there's so many artisans who've left this, and the mechanization of everything has become so rampant that this needs to be done. People who want to buy authentic Kashmiri stuff, how can they reach out or connect with you? www.urzu.com. We have a page called Urzu Kashmir, Urzu the Spirit of Kashmir on Instagram. You just have to Google it, you'll find us. Yeah, we really had an insightful conversation. Thank you so much. Thank you for so much. spending Thank your you for time. your time. Thank you.